हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फंडा ऑफ द डे। तो एक सीरीज चल रही है हम लोगों की जिन्हें नहीं पता है, जिसमें हम हर दिन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और जिससे अब भी इस बार भी 2024 में भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अनदर डे अनदर फंडा, जैसे कि हम ऑलरेडी 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, आज 4th डे है। वेलकम टू द क्लास। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। हम डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी में जो चैप्टर आपके पास आता है इकोसिस्टम, उसमें एक टॉपिक है डीकम्पोजिशन। जब आप इकोसिस्टम चैप्टर को पढ़ते हो, देखो अगेन टॉपिक में ऐसे डिस्कस करूंगी कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाए और हम पीवाईक्यू देख के पैटर्न समझ पाए कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है, राइट। तो डीकम्पोजिशन में बेटा जब आप इकोसिस्टम चैप्टर को पढ़ते हो तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही ये है कि इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 मेजर कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के पास होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, फिर डीकम्पोजिशन, फिर एनर्जी फ्लो, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और हर से क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है और डीकम्पोजिशन से काफी रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में। और दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो एनर्जी फ्लो में आप पिरामिड्स ड्रॉ करते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगी। पहले हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन, जो कि एक कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम का। डीकम्पोजिशन होता क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 3 चीजों का मिलकर ये टॉपिक बना हुआ है। तो सबसे पहले डीकम्पोजिशन है क्या, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म इस धरती पर रह रहे हैं, है ना। अब ऑर्गेनिज्म है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए हैं हम लोग, लेकिन हमारी डेथ भी होगी, लीव्स भी गिरेंगी, प्लांट्स की भी डेथ होगी, सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के हम बने हुए हैं, आफ्टर डेथ इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, है ना। इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को पहले सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में और फिर उसमें से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिलीज कर देंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, जैसे मिनरल। उसे ही कहते हैं डीकम्पोजिशन, उसे ही कहते हैं डीकम्पोजिशन। क्या डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, उसको आपको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर और सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जिसमें वाटर आएगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स वापस कहाँ चले जाएंगे, ये वापस सोइल में चले जाएंगे और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। अगर मैं प्लांट की बात करूं बेटा, तो प्लांट अपने न्यूट्रिएंट सोइल से एब्जॉर्ब कर रही है, खाना बना रही है। प्लांट को कौन खा रहा है, एनिमल। वो न्यूट्रिएंट किसके अंदर आ रहे हैं, एनिमल के अंदर आ रहे हैं। जब प्लांट की डेथ होती है, जब एनिमल की डेथ होती है, उन दोनों की डेथ के बाद वो दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं, हम ये बात बोलते हैं ना। तो सोइल में एक्चुअली दोनों का डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो न्यूट्रिएंट वापस से सोइल के अंदर आ जाते हैं। तो दूसरी चीज आती है कि डिकम्पोजिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, डिकम्पोजिशन करना ही क्यों है, क्या मिल जाएगा डिकम्पोजिशन करके। तो सबसे पहली चीज, जितने भी बायो जियो केमिकल्स हैं उनकी रीसाइक्लिंग, या मैं लिख दूं रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जिन न्यूट्रिएंट्स का यूज कर कर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना है, अगर वो डेथ के साथ उसी ऑर्गेनिज्म के साथ खत्म हो जाए तो नया ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनेगा, है ना। तो इस न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए उनको वापस मिट्टी में लाना पड़ेगा। इसीलिए डिकम्पोजिशन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी लिखती है रिसाइकलिंग ऑफ बायोजियोकेमिकल्स। मैं यहाँ पर बायोकेमिकल्स भी लिख देती हूँ। न्यूट्रिएंट्स हो या बायोकेमिकल्स, हमको उनको रिसाइकिल करना है। पहली चीज तो हमारे पास आती है ये। दूसरी चीज सोचो बेटा, अगर नए ऑर्गेनिज्म बनते जाए और डेथ किसी की हुई ना, या जो डेथ हो रही है वो डिकम्पोज ना हो, डेड ऑर्गेनिज्म भी वही सोइल पे है, सालों साल सोइल पे है। एक पत्ता टूटा, दूसरा पत्ता गिरा, पूरे के पूरे पेड़ के पत्ते गिरे और वो वही सोइल में है, उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, वो वही है सालों साल। तो नया ऑर्गेनिज्म आने के लिए स्पेस कैसे क्रिएट होगा, नया ऑर्गेनिक मैटर आने के लिए स्पेस कैसे क्रिएट होगा, डिकम्पोजिशन होना अगेन बहुत जरूरी है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, क्रिएटिंग स्पेस, क्रिएटिंग स्पेस फॉर बिल्डिंग न्यू ऑर्गेनिक मैटर। नए ऑर्गेनिज्म आएंगे, नया ऑर्गेनिक मैटर बनाना है ना। तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए तो डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, पहला वाला हटेगा तभी तो नया वाला आएगा। तो वहां पर आपको न्यू ऑर्गेनिक मैटर लाने के लिए आपको स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए भी आपको डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। तो 2 मेजर चीजें तो यही आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की आपको रिसाइकलिंग करनी है और आपको स्पेस बिल्ड करना है नए ऑर्गेनिक मैटर के लिए। एक लास्ट चीज और लिखी हुई है बेटा, डिकम्पोजिशन में सॉइल की लूजनिंग होती है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है। तो बस ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं और डीकम्पोजिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करना है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में रिलीज कर देना है, इसी से रिसाइकलिंग चलेगी, इसी से नए ऑर्गेनिज्म को स्पेस मिलेगा, है ना। आप यहाँ पर सीधा न्यू ऑर्गेनिज्म लिख दो, वही बेटर है। नए ऑर्गेनिज्म को लाने के लिए स्पेस मिलेगा
और साथ में सॉइल की लूजनिंग भी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है कि रॉ मटेरियल क्या है, डिकम्पोजिशन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हम समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना है। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या जिंदा है तभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है? नहीं, जब उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की डेथ हो जाती है बेटा, चाहे मैं प्लांट्स की बात करूं, चाहे एनिमल की बात करूं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जो डेड सब्सटेंस है उसके ऊपर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। इस डेड मटेरियल को आप बोलेंगे रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, जिसको कहा जाता है डिट्राइटस। जिसको कहा जाता है डिट्राइटस। ये डिट्राइटस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिट्राइटस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? डिट्राइटस में सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड हो जाएंगे। डिट्राइटस में सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड हो जाएगा। इसमें डेड प्लांट्स आ जाएंगे, है ना, उनकी डेड लीव्स आ जाएंगी, ठीक है, डेड रूट्स आ जाएंगी, ठीक है, एनिमल्स आ जाएंगे, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिनके ऊपर आप डिकम्पोजिशन शुरू करेंगे। इन सब डेड मटेरियल को आप क्या बोलते हैं? डिट्राइटर्स। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है वो वर्ड आप क्या यूज करते हैं? डिट्राइटर्स। डिट्राइटस भी दो तरीके का बोला जाता है, एक अबव ग्राउंड डिट्राइटस होता है, एक बिलो ग्राउंड डिट्राइटस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ था, उसकी एक लीफ गिरी, अब वो सरफेस पर आ गई है। एक एनिमल था, उसकी डेथ हो गई है, वो सरफेस पर आ गया। जितने भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आपको सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, चाहे वो आपको प्लांट मिल रहा है, वो अबव ग्राउंड डिट्राइटस है। लेकिन सोचो यहीं पर एक पेड़ था, ठीक है, यहीं पर एक पेड़ था, उसकी रूट्स काफी नीचे थी, अर्थ के जो सॉइल का लेवल था उसके काफी नीचे थी, अर्थ नहीं सॉइल के लेवल के काफी नीचे थी, और वहां पर रूट की डेथ हो जाती है, सॉइल के अंदर ही डेड एंड डिकेइंग रूट्स प्रेजेंट है, तो वो बिलो ग्राउंड डेट्राइटस है। ये क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रखना, पर डेट्राइटस सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, सॉइल के सरफेस के नीचे भी हो सकता है। प्लस यहाँ पर लिखते हैं डेट्राइटस के अंदर फीकल मैटर भी इंक्लूडेड है। फीकल मैटर भी डेट्राइटस के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। जब आप डिकम्पोजिशन शुरू करते हो तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन जिससे डिकम्पोजिशन शुरू होता है वो पहला रॉ मटेरियल, उसे आप क्या कहते हैं? डिट्राइटस। क्या कहते हैं बच्चे? डिट्राइटस। जिसमें सारे डेड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आ जाएंगे, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी, और फीकल मैटर भी, ये सब किस में आते हैं? डिट्राइटस में। एक और बात इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी लिखती है कि अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम स्टेप्स में सीखेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, अब हम डिकम्पोजिशन शुरू करने वाले तो डिकम्पोजिशन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, लिखा हुआ एनसीईआरटी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो ये 5 मेजर चीजें हैं जो कि डिकम्पोजिशन से एसोसिएटेड है। क्या क्या आता है हमारे पास? फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है और मिनरलाइजेशन है। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, क्योंकि ये स्टेप्स पढ़ते वक्त बच्चे सीक्वेंस ढूंढने लगते हैं कि पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ होगा, फिर लीचिंग हुई होगी, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। लेकिन एनसीईआरटी हमें साफ साफ बताती है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल दीज स्टेप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डेट्राइटस। जब डेट्राइटस पे डिकम्पोजिशन की शुरुआत होती है तो ये सारे स्टेप्स एक साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन शुरू होगा, जब तक फ्रेगमेंटेशन खत्म नहीं होता लीचिंग या कैटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ये सारे स्टेप्स एक साथ चलते रहते हैं। हाँ, हम देखेंगे कि एक एक स्टेप के अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना ये सारे स्टेप्स एक साथ चलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझो। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने लिया एक ट्री का, एक बहुत बढ़िया घना कैनोपी वाला ट्री आपके पास था, बहुत सारी लीव्स उसके अंदर है। इमेजिन करो इसमें से एक लीफ टूट के जो है यहाँ पर नीचे सॉइल के ऊपर आ गई। अब ये आपके लिए किसका काम करेगा बेटा? डिट्राइटस का काम करेगा। ये डेड लीफ है, सेनेसेंट लीफ है, इसने अब्सीशन किया, ये अपने पेड़ से अलग हो चुकी है और अब ये सॉइल पर आ चुकी है। अब इसका क्या शुरू होगा? डिकम्पोजिशन। और इसी लीफ के थ्रू हम सारे स्टेप्स को समझेंगे, ठीक है। क्लियर होती है ये बात? अब ध्यान से देखो, जैसे लीफ यहाँ पर आई, ये लीफ हमारे लिए क्या है? डिट्राइटस। ये लीफ हमारे लिए क्या है? डेट्राइटस है। इसका मुझे क्या करना है? डिकम्पोजिशन। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है जिसको मुझे तोड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक मिनरल्स को सॉइल के अंदर वापस रिलीज करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये डिकम्पोजिशन करता कौन है। ये जो डिकम्पोजिशन है जिसमें मैं कह रही हूं कि कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको आपने सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना है। अब ये पूरा प्रोसेस है बेटा डिकम्पोजिशन का, है ना। सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स में आपको रिलीज करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो उनमें हम मोनेरा पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं और फंगस पढ़ते हैं। ये 2 मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ये प्रोसेस करना आता है। ये जो प्रोसेस आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, यही प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का
ये डिकम्पोजिशन हर किसी को करना नहीं आता। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस धरती पर रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात कर ले, उसमें से हमें 2 ऐसी किंगडम मिलती हैं कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें डिकम्पोजिशन करना आता है। तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किस किस को करना आ रहा है? या तो फंगस को करना आ रहा है, कुछ फंगाई को करना आ रहा है और बैक्टीरिया को करना आ रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। सीधी सी बात है, क्योंकि इन्हें डिकम्पोजिशन करना आता है तो इनको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजर। लेकिन अब आप खुद सोचो, फंगस और बैक्टीरिया क्या है? नेकेड आई से दिख भी नहीं रहे हैं मोस्टली, माइक्रोस्कोप लग रहा है देखने के लिए, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है। क्या इतनी बड़ी लीफ का वो डिकम्पोजिशन सीधा कर पाएंगे? मुझे पता है कि डिकम्पोजिशन करना है, मुझे पता है डिकम्पोजिशन करने के लिए मुझे डिकम्पोजर्स चाहिए। अगर मेरे पास सॉइल में फंगस और बैक्टीरिया हैं भी बेटा, तो इतनी बड़ी लीफ को सीधा डिकम्पोज करना वो शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर आना पड़ेगा, उनके ऊपर फिर डिकम्पोजिशन शुरू होगा। इतनी बड़ी लीफ, अब ये तो एक लीफ है, सोचो पूरा का पूरा कोई जानवर मरा होता तो क्या सीधा डिकम्पोजिशन शुरू हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो पहला स्टेप आता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? यू हैव टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज ऑर्गेनिक मैटर। अभी आपके पास एक लार्ज ऑर्गेनिक मैटर है जिसको आपने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करना है। इसको आपको ब्रेक डाउन करना है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, इसके टुकड़े करने हैं, स्मॉल पीसेस में कह लो, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कह लो, स्मॉल पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आपको बनाना है, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन करना, टुकड़े करना। आप बस बड़े साइज को छोटे साइज में ब्रेक डाउन करो ताकि डिकम्पोजिशन थोड़ा सा इजी हो जाए। फ्रेगमेंटेशन कौन करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं डेट्रीवोर्स। याद रखना, फ्रेगमेंटेशन कौन करते हैं? डेट्रीवोर्स। क्योंकि डेट्रीवोर्स किस पे काम कर रहे हैं? डेट्राइटस पे। सबसे पहले डेट्राइटस पे किसने काम किया? डेट्रीवोर्स ने। इसलिए फ्रेगमेंटेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को डेट्रीवोर्स कहा जाता है। डेट्रीवोर्स कौन हो सकते हैं? डेट्रीवोर्स होते हैं अर्थवर्म। इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। डिकम्पोजिशन करने में मदद कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन करने में मदद कर रहा है। यहाँ अर्थवर्म आ जाएगा, यहाँ टर्माइट्स आ जाएंगे, और भी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि मदद करते हैं फ्रेगमेंटेशन करने में। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को आपने सबसे पहले छोटे ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना है, यानी इस तरीके से आप मान के चलिए कि कुछ टुकड़े आपके पास जो है वो बन जाएंगे, है ना, कुछ पीसेस के अंदर, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जैसे ये ब्रेक डाउन होगा, हमें पता है साथ साथ में डिकम्पोजिशन चलता है। अब मैंने 1 2 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में लीचिंग ही होगा, ऐसा है। हाँ, फ्रेगमेंटेशन से शुरुआत होगी, साथ साथ में डिकम्पोजिशन चल रहा है। लीचिंग से पहले मैं आपको डिकम्पोजिशन पढ़ा देना चाहती हूँ, फिर हम लीचिंग की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन के लिए जो नाम यूज किया गया बेटा, दैट इज कैटाबोलिज्म। नाम क्या यूज किया गया? कैटाबोलिज्म। जो अभी हम पढ़ के आए कि हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं। कौन होते हैं हमारे पास डिकम्पोजर्स? ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारे पास फंगस होती है या हमारे पास बैक्टीरिया होता है। इनको क्या करना आता है? इनको डिकम्पोजिशन करना आता है। डिकम्पोजिशन कहने का मतलब, जो भी अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनके सामने है, इसको ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट करेंगे और वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स वापस सोइल में आ जाएंगे। यही तो काम है डिकम्पोजिशन का, और यही करना है हमको डिकम्पोजिशन के अंदर। बस इस टर्म को, इस स्टेप को हम एक्चुअल नाम क्या देते हैं? कैटाबोलिज्म। ये बात आपको याद रखनी। सबसे पहले क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमें अर्थवर्म ने, टर्माइट्स ने, कुछ इंसेक्ट्स ने मदद करी फ्रेगमेंट्स करने में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में तोड़ने में। एक और बात एनसीईआरटी लिखती है कि कभी कभी अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से पास कर लेंगे उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को। डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करने के बाद फिर जब उसको रिलीज करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कैटाबोलिज्म थोड़ा ईजी हो जाएगा। छोटे टुकड़े मिल गए, छोटे टुकड़े मिल गए तो डिकम्पोजिशन करना ईजी है। डिकम्पोजर्स उस पर डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देंगे। जब डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मिनरल्स आएंगे सोइल में। अब क्या है बेटा? सोइल में पानी है। सोइल में पानी है, ऑफकोर्स कुछ पानी होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक है, वही रह रहा है सोइल के पार्टिकल्स के साथ, वाटर रह रहा है। पर कुछ वाटर जो सोइल में रिटेन नहीं करता और बहुत नीचे चला जाता है, नीचे पर्कोलेट कर जाता है, वो वाटर अपने साथ कुछ सॉल्युबल मिनरल्स को भी नीचे ले जाता है। कुछ वाटर जो सोइल में नहीं रह रहा बट इट पर्कुलेट्स डाउन, some inorganic minerals which are soluble in the water move along with water to a very low level and get precipitated into unavailable salts. वो पानी इतना नीचे चला जाएगा कि अब वो अवेलेबल नहीं रहेगा किसी नए प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करने को।
प्लांट अपनी रूट्स की मदद से सॉइल में से मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, सीधी सी बात है। लेकिन सोचो अगर पानी के अंदर कुछ मिनरल्स घुल के इतना नीचे चले जाए, सॉइल के लेवल के उतना नीचे चले जाए जहां रूट्स नहीं पहुंच पा रही, तो क्या वो मिनरल्स किसी नए प्लांट को अवेलेबल होंगे? कभी भी नहीं होंगे। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि प्रेसिपिटेट होके वाटर के साथ इतने लो लेवल पर चले गए हैं कि अब वो पूरी साइकिल से ही अनअवेलेबल हो चुके हैं। इसे हम कहते हैं लीचिंग। इसको हम कहते हैं बेटा लीचिंग, इसको हम कहते हैं लीचिंग। तो लिख ले इसको, लीचिंग के अंदर क्या है? सम सोल्यूबल, सम वाटर सोल्यूबल मिनरल्स, वाटर सोल्यूबल मिनरल्स along with the water, along with the water that percolates through the soil, है ना, वो नीचे जा रहा है, सोइल के अंदर नहीं रह रहा, that percolates through the soil। उस पानी के साथ ये सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहाँ चले जाते हैं? टू डीपर लेयर ऑफ सॉइल्स, मूव टू डीपर लेयर ऑफ सॉइल्स, या ग्राउंड वाटर इसे मैं कह सकती हूँ, डीपर लेयर ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर भी इसे हम कह सकते हैं, एंड बिकम अनअवेलेबल फॉर द प्लांट। ये वहां पर जाकर प्रेसिपिटेट कर जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। ये आप भी अपने नोट्स में साथ साथ लिखेंगे, तभी आप एंड में इसको रिवाइज कर पाएंगे। एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोल्ट। अब वो सोल्ट सोइल के लिए अवेलेबल नहीं है, अब ये पूरी साइकिल से ही बाहर जा चुका है। इसको हम कहते हैं लीचिंग, इसको हम कहते हैं लीचिंग। तो फ्रेगमेंटेशन में अपने टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद आए डीकम्पोजर्स, उन्होंने डीकम्पोजिशन किया, मिनरल्स रिलीज हुए, लेकिन कुछ मिनरल्स पानी के साथ घुल के बहुत डीपर लेवल पर जा चुके हैं और अब वो पूरी साइकिल से ही बाहर हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं लीचिंग। तीन मेन स्टेप यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लीच कर जाएगा, कुछ कुछ डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जहां डिकम्पोजिशन बेटा स्टार्ट होता है, वहीं पर सोइल के अंदर एक और प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ऑलरेडी मुझे पता है मेरी सॉइल में डिकम्पोजर्स हैं, वो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, धीरे धीरे इनऑर्गेनिक मिनरल्स बना रहे हैं। वहीं पर सोइल में कभी कभी डार्क एमोर्फस सब्सटेंस एक साथ अक्यूमुलेट हो जाता है और क्या बनाता है? ह्यूमस। ऑलरेडी डिकम्पोजिशन चल रहा है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है जिसके ऊपर डिकम्पोजिशन चल रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर और कुछ एमोर्फस सब्सटेंस वहां पर अक्यूमुलेट हो जाता है और क्या बनाता है? ह्यूमस। अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमोर्फस सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हैं? ह्यूमस। इस डार्क एमोर्फस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ह्यूमस, और ह्यूमस के बनने को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ये ह्यूमस क्या है? ये ह्यूमस आप देखेंगे ये सेल्यूलोज एंड लिग्निन में रिच है, ठीक है। इसके अंदर सेल्यूलोज है, इसके अंदर लिग्निन है, इसके अंदर आपका डिकम्पोज होने वाला सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक मैटर है जिसका डिकम्पोजिशन यहाँ पर चल रहा है। मतलब इसके अंदर आपके बैक्टीरिया भी हैं जो काम कर रहे हैं, आपके बैक्टीरिया, आपके डिकम्पोजर्स भी इसके अंदर हैं जो कि डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया है और ये अपनी एयरेशन मेंटेन करके रखते हैं ताकि ये डिकम्पोजिशन कर सके। तो जो जहां जहां पर ह्यूमस होता है बेटा, वो एयरेशन अच्छी मेंटेन करके रखता है। सेल्यूलोज में रिच है, लिग्निन में रिच है, कोलॉइडल सब्सटेंस होता है, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस होता है। बट क्योंकि मैं कह रही हूं यहाँ पर लिग्निन है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन थोड़ा सा स्लो हो चुका है। यहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन थोड़ा सा स्लो हो चुका है। जितना पहले डिकम्पोजिशन फास्ट चल रहा था उतना फास्ट नहीं चलेगा। देखो अगेन इसका सीक्वेंस बनाने की अपने दिमाग में कोशिश मत करना बेटा, वरना कभी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, फ्रेगमेंटेशन हुआ आप समझ सकते हो, कैटाबॉलिस में चल रहा है आप समझ सकते हो, उसमें से कुछ मिनरल बहुत नीचे चले गए, लीचिंग हो गई, आप समझ सकते हो। जहां पर ये डिकम्पोजिशन चल रहा है, सोइल के अंदर एमोर्फस सब्सटेंस एक्यूमुलेट कर जाएगा, सेल्यूलोज भी, लिग्निन भी, आपका ऑर्गेनिक मैटर भी, सब एक साथ आकर डार्क एमोर्फस सब्सटेंस बनाता है विच इज कोलॉइडल इन नेचर, उससे आप कहते हैं ह्यूमस। दिक्कत ये है ह्यूमस के अंदर कि क्योंकि वहां पर लिग्निन ज्यादा है, अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। बैक्टीरिया है, एरेशन अच्छी है, डिकम्पोजिशन चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे 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 डिकम्पोजिशन चलेगा, रेट काफी यहाँ पर स्लो हो चुका है। ये बात हमको याद रखनी होती है, इसे हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है और जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता जाएगा मिनरल्स रिलीज होते जाएंगे, न्यूट्रिएंट रिलीज होते जाएंगे, तो ह्यूमस की वजह से सोइल का न्यूट्रिएंट भी इंक्रीज होता है ना, फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है, फर्टिलाइजर की तरह भी काम करेगा, न्यूट्रिएंट लेवल भी इंक्रीज करेगा, एरेशन अच्छी मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो एरेशन अच्छी मेंटेन करके रखेगा। बस ये है कि डिकम्पोजिशन होगा लेकिन बहुत स्लो होगा।
हमने क्या पढ़ा? ह्यूमिफिकेशन। इस ह्यूमिफिकेशन में, इस ह्यूमस में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? धीरे 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 डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और मिनरल्स को रिलीज कर रहे हैं। ये प्रोसेस जिसमें ह्यूमस में से धीरे धीरे मिनरल सॉइल के अंदर रिलीज होते हैं, इसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। इसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में देयर इज रिलीज ऑफ मिनरल्स, रिलीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ह्यूमस एट अ स्लो रेट, ऑफ कोर्स एट अ स्लो रेट। तो धीरे 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 जो ह्यूमस अभी आपने बनाया है अक्यूमुलेट करके अमोर्फस सब्सटेंस का, जब उसमें से धीरे धीरे डिकम्पोजर्स मिनरल्स को रिलीज कर रहे हैं, कहां पर? सॉइल में। कहां पर? सॉइल में। इसे ही हम क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन की वजह से सॉइल में मिनरल का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। देखो, अगर आप इस सीक्वेंस को समझना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसा समझो, ये मेरे पास एक डेट्राइटस था, एक लीफ थी जिसकी अभी अभी कह लेते हैं डेथ हुई, ठीक है? तो डेट्राइटस आया। डेट्राइटस पे एक साथ सबसे पहले हुआ होगा फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि बिना फ्रेगमेंटेशन के तो डिकम्पोजिशन होना भी मुश्किल है। फ्रेगमेंटेशन चल रहा होगा, वहां पर कुछ डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोजिशन शुरू कर दिया होगा, वो अपना डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे। जब वो डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे तो मिनरल साथ साथ में रिलीज हो रहे होंगे। वो मिनरल्स पानी में घुल घुल के डीपर लेयर्स में जा रहे होंगे, यानी कि वहीं पर लीचिंग भी चल रही होगी। वहीं पर मैं कह रही हूँ कि लीचिंग भी चल रही होगी। अब ये जो यहाँ पर सॉइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकम्पोजिशन कर रहा है, उसमें से अमोर्फस सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाए, डार्क कोलॉइडल सब्सटेंस बनाए, तो उसे आप क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन। इसी प्रोसेस के बाद पॉसिबल है हो पाना ह्यूमिफिकेशन। इन तीनों में आप कभी नहीं बता सकते कौन पहला कौन बाद में। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन पूरा खत्म होगा तभी कैटाबोलिज्म शुरू होगा, ऐसा नहीं है। तीनों चल रहे हैं। लेकिन जब ये तीनों चल रहे हैं, कुछ अमाउंट कैटाबोलिज्म हो चुका है, उसके बाद क्या हो सकता है? कुछ अमोर्फस सब्सटेंस एक्यूमुलेट कर कर क्या बना सकता है? ह्यूमस। ह्यूमस के बनने को आप क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन। और उस ह्यूमिफिकेशन में से धीरे धीरे मिनरल्स के रिलीज होने को आप क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। इस तरीके से पूरा डिकम्पोजिशन चलता है। एनसीईआरटी ने एक बहुत बढ़िया डायग्राम दे रखा है, उन्होंने भी आपको कुछ इस तरीके से बताया। एक ट्री था, ट्री की एक लीफ गिर गई। अब ये लीफ क्या है? डेट्राइटस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, यही बच्चे गलती करते हैं। ये लीफ क्या है? डेट्राइटस है। और डेट्राइटस पे सबसे पहले जो फ्रेगमेंटेशन करता है उसे आप डेट्रीवोर्स कहते हैं। लीफ आया, लीफ पे सबसे पहले देखो ये फ्रेगमेंटेशन करने की मदद करने अर्थवॉर्म आया, डेट्रीवोर आया। ये एक तरीके से डेट्रीवोर का काम कर रहा है। और डेट्रीवोर क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन करना मतलब टुकड़े करना। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसके टुकड़े कर रहा है, ठीक है? एक और चीज है जो इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाकर आप पढ़ते हो, कि डेट्राइटस से एक फूड चेन भी शुरू होती है। डेड ऑर्गेनिज्म से एक फूड चेन भी शुरू होती है, कि एक लीफ गिरी, लीफ को खाया अर्थवॉर्म ने, हो सकता है इस अर्थवॉर्म को आगे कोई और इंसेक्ट खा ले, कोई और एनिमल खा ले, और ये एनर्जी कहाँ चली जाए? फूड चेन या फूड वेब में। उसको आप बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। ऐसी फूड चेन को आप बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन, जिसकी शुरुआत ही डेड ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। तो ये एरो जो एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करती, इसके बाद आप खुद से लिख सकते हैं कि हो सकता है अर्थवॉर्म को फिर आगे कोई और खा जाए और ये सारी की सारी एनर्जी एक फूड चेन के अंदर चली जाए, जिसे आप कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। लेकिन अगर मैं उसको ना इंक्लूड करूं और डिकम्पोजिशन की तरफ आऊं, तो फ्रेगमेंटेशन हुआ। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद डिकम्पोजिशन चल रहा होगा, जिसे आप कैटाबोलिज्म कहते हैं, जो कि फंगस और कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या? डिकम्पोजिशन करना शुरू कर दिया होगा। धीरे धीरे डिकम्पोजिशन शुरू होगा, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। अब डेट्राइटस उतना स्ट्रॉन्ग आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन उसका शुरू हो जाएगा। फंगस, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, ये सब डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं, मिनरल्स रिलीज होंगे। साथ साथ ही देखो, आपको लीचिंग बताइए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत डीपर लेयर में चले जाएंगे, सोइल के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसे आप कहते हो लीचिंग। कुछ चीजों की लीचिंग हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर में अब सोइल एकदम रिच हो चुकी है, ये ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट कर कर, एमोर्फस सब्सटेंस एक्यूमुलेट कर कर ह्यूमस बना सकता है। ह्यूमस से धीरे धीरे मिनरलाइजेशन होगा, मिनरलाइजेशन से मिनरल्स वापस रूट्स में आएंगे और रूट्स से वापस उनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आधी चीजें लिखी नहीं है, बट साइकिल ओवरऑल आपको वही पांचों स्टेप समझाने की कोशिश कर रही है, जो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिकम्पोजिशन जो ये पूरा टॉपिक है, वो कौन से स्टेप में है? कैटाबॉलिज्म में। लेकिन मैं सिर्फ कैटाबॉलिज्म नहीं मिलती, क्योंकि नहीं बोल सकती, क्योंकि वो बाकी सारे स्टेप्स होने भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं और हमेशा साथ में ही होते हैं, ठीक है? फिर हम आगे आए, लास्ट टॉपिक जो आता है, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? डिकम्पोजिशन कहाँ हो रहा है? सॉइल में। कौन कर रहा है? फंगस कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहे हैं। अब फंगस और बैक्टीरिया को काम करने के लिए फिक्स्ड पीएच चाहिए, सॉइल का अच्छा खासा मॉइस्चर होना चाहिए, अच्छा खासा टेम्परेचर होना चाहिए। जरा फंगस सोचो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगस के बारे में पढ़कर आयो बेटा। थोड़ा मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए, तब वो काम करते हैं। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर को लेकर आपको पता होना चाहिए। मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर अच्छा खासा होना चाहिए, टेम्परेचर भी ठीक ठीक हाई ही रहना चाहिए, वार्मथ चाहिए,
तभी ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा एनवायरनमेंट है, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। तभी तो कहते हैं लो टेम्परेचर पर आप चीजों को प्रिजर्व कर सकते हो, लेकिन हाई टेम्परेचर दोगे तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाए। तो अच्छा टेम्परेचर देंगे, अच्छा मॉइस्चर देंगे, तभी डिकम्पोजिशन होगा। एकदम ठंडे ड्राई एरिया में रख दोगे तो डिकम्पोजिशन सालों साल तक हो सकता है नहीं हो, वो ऑर्गेनिज्म वैसे ही वहां पर पड़ा रहेगा, है ना। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को। अगर आपसे पूछे सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या है, तो यही दोनों है। मॉइस्चर और टेम्परेचर को आप मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स में मानते हैं जो कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा मॉइस्चर और अच्छा टेम्परेचर नहीं देंगे तो डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। डिकम्पोजर्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर टेम्परेचर चाहिए जो उनको देना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहां से भी आया पीवाईक्यू में, क्वेश्चन यहां से भी आता है पीवाईक्यू में। कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, डेट्राइटस किस चीज का बना हुआ है। तो आपको बोलते हैं कि अगर डेट्राइटस लिग्निन का बहुत ज्यादा बना हुआ है, अगर डेट्राइटस में काइटिन बहुत ज्यादा है, ऐसी हार्ड चीजें हैं, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन काफी स्लो होगा, है ना। मैं यहाँ से हट जाती हूँ। तो लिग्निन काइटिन का बना हुआ सब्सटेंस अगर आपके पास है या ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें लिग्निन काइटिन ज्यादा था, तो ऑफकोर्स डिकम्पोजिशन स्लो होगा। वहीं अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जो वाटर सॉल्युबल है ना, जैसे कि शुगर वगैरह हो गया, हाई नाइट्रोजन है उसके अंदर, तो ऑफकोर्स डिकम्पोजिशन फास्ट हो। तो किस रेट से डिकम्पोजिशन होना है, फास्ट होना है या स्लो होना है, डिपेंड करता है कि जो डेट्राइटिस आपके पास है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। अगर लिग्निन काइटिन में ज्यादा है तो स्लो होगा, वाटर सोल्यूबल है, शुगर जैसी चीजें, हाई नाइट्रोजन है तो फास्ट होगा। लास्टली आता है एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन क्यों चाहिए, सोइल में एयरेशन होना और एरोबिक कंडीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और उनको अपना डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करने के लिए एयरेशन चाहिए। तो अगर सोइल में अच्छी एयरेशन मेंटेन नहीं है, तब भी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा, सारे स्टेप्स पढ़े, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं हमने वो पढ़ा। डिकम्पोजिशन के रॉ मटेरियल को डिट्राइटस कहते हैं, डिकम्पोजिशन करना क्यों है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, और इतना ही ये टॉपिक हमारे पास था। हम देख लेते हैं पीवाईक्यू में क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आए। 2023 में क्वेश्चन आया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, डेट्रीवोर्स फ्रेगमेंटेशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन, डेट्राइटस पे काम करते हैं, डेट्रीवोर करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। फिर हमें क्या कह रहे हैं, ह्यूमस इन फर्दर डिग्रेडेड इज, एक्चुअली इज आना चाहिए, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। ह्यूमस में से भी धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा, वहां पर भी धीरे धीरे मिनरल्स रिलीज होंगे, और उस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। मिनरलाइजेशन क्या था, ह्यूमस में से धीरे धीरे मिनरल्स का रिलीज होना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वाटर soluble inorganic nutrients go down the soil and get precipitated by a process called leaching। जो न्यूट्रिएंट वाटर soluble हैं वो बहुत लेवल नीचे चले जाएंगे सॉइल में, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे, उसे आप लीचिंग कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेट्राइटस फूड चेन एक ऐसी फूड चेन है जिसकी शुरुआत मरे हुए ऑर्गेनिज्म से होती है, डेड ऑर्गेनिज्म से होती है, लिविंग से नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है, डी स्टेटमेंट मेरे पास गलत है। Earthworm breaks down detritus into smaller particle by a process called catabolism। अर्थवॉर्म ये काम करते हैं, डेट्राइटस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं, पर उसे कैटाबोलिज्म नहीं कहते, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब मैं ये कह रही हूँ कि बड़े डेट्राइटस को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, टुकड़े करना, पीसेस करना, यानी फ्रेगमेंटेशन करना, कैटाबोलिज्म नहीं करना, तो ई भी मेरे पास गलत हो जाएगा। तो करेक्ट बेटा ए बी सी तीनों ही है, आंसर बी होगा। ऐसा क्वेश्चन आया है, अगर स्टेप्स क्लियर थे तो बहुत इजीली कर लेते, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास नीट एग्जामिनेशन में आएंगे। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना, आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिला था। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था, decomposition is a process in which detritus is degraded into simple substances by microbes। decomposition में डेट्राइटस जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होता है और उसे माइक्रोब्स करते हैं, ये बात तो ठीक है, यही बात हम लोग पढ़ते हैं। Decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin। लिग्निन काइटिन ज्यादा है तो क्या डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, नहीं, फैक्टर से क्वेश्चन आया ना, फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 बच्चा आपके पास करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा, आंसर आपके पास डी होगा, है ना। कोई दिक्कत इसको समझने में, मुझे लगता है काफी सिंपल क्वेश्चन था। 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे डिकम्पोजिशन से, तभी तो कह रही हूँ रिसेंटली बहुत हिट टॉपिक रह रहा है, आपको आना चाहिए। डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं,
डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो कैटाबॉलिज्म करते हैं, गलती मत करना। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोसेस का क्या नाम है? फ्रेगमेंटेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मुझे लगता है इसका क्वेश्चन 2022 से पहले शायद 15-16 में था, बट रिसेंट पिछले 5 साल में बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन रिपीट होने के चांस है, तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। वैसे भी आप जानते हो इकोलॉजी में एनवायरमेंटल इशू भी अब हट चुका है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी टॉपिक्स जा चुके हैं, तो यही कुछ टॉपिक्स हमारे पास रह जाते हैं जहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन ए में तो ज़्यादा आएगा। अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मेहनत कर कर जाएंगे। हर एक फंडा ऑफ द डे बेटा मिस मत करो। अभी पढ़ लोगे, एंड में थैंक यू बोलोगे खुद को कि शुक्र है हम ये 7 बजे एक लेक्चर लगा लेते थे, तो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता ही नहीं चले हमने कर लिए, वरना लास्ट में बहुत भार लगेगा। बट आई होप ये टॉपिक्स करके, क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आ रहा हो। इसी तरीके से मेहनत करते रहना, और मैं कल मिलूंगी आपसे एक नया फंडा ऑफ द डे के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।